हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 9th की जो बिहाइव बुक है इंग्लिश की, उसके 9th चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव के क्वेश्चन आंसर। इसके ऑथर हैं केनिथ एंडरसन, जो इसके नरेटर भी हैं। तो पेज नंबर 119 पे आपका थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट दिया हुआ है। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि जो आपको बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ हेडिंग्स दी गई हैं जो कि किसी ना किसी पैराग्राफ से रिलेट करती हैं, किसी ना किसी पैराग्राफ के अंदर बताई गई हैं। तो उन हेडिंग्स के बारे में आपने बताना है कि कौन सी हेडिंग कौन से पैराग्राफ नंबर में मेंशन की गई है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। जो आपका पहला आया था एन ऑर्फन क्लब, ये आया था पैराग्राफ 3 में। ये मैंने पैराग्राफ वाइज ही सेटअप किया हुआ है। ब्रूनोज फूड चार्ट, ये बात आई थी पैराग्राफ 6 में। एन एक्सीडेंशियल केस ऑफ पॉइजनिंग, ये आई थी पैराग्राफ 8 में। प्लेफुल बाबा, ये पैराग्राफ 12 में। पेन ऑफ सेपरेशन, ये आया था पैराग्राफ 14 में। जॉय ऑफ रीयूनियन, ये आया था पैराग्राफ 16 में। अ रिक्वेस्ट टू द जू, ये आया था पैराग्राफ 18 में। एन आइलैंड इन द कोर्ट यार्ड, ये आया था पैराग्राफ 21 में। तो ये पैराग्राफ नंबर मेंशन करने थे, वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। सेकंड जो मेन क्वेश्चन है, इनके क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं आपको, जिसमें कुछ पार्ट्स हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आई गोट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। अब ये एक लाइन आई थी, इससे रेलेवेंट अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि ये लाइन किसने कही, हु सेज दिस। तो ये बात बोली थी नरेटर ने, आई गोट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। सेकंड क्वेश्चन है, हु डू हिम एंड हर रेफर टू। तो यहाँ पर बात आई है कि ये जो हिम आया है, हमने ऊपर लाइन देखी आई गोट हिम फॉर हर, तो ये हिम और हर किसके लिए आया है ये हमें बताना है। सो हेयर हिम रेफर्स टू द स्लॉथ बियर एंड हर रेफर्स टू द नरेटर्स वाइफ। तो यहाँ पर हिम यूज किया गया है, वो स्लॉथ बियर के लिए किया गया है जो कि काफी ज्यादा आलसी था, और हर यूज किया गया है नरेटर की वाइफ के लिए। थर्ड है व्हाट इज द इंसिडेंट रेफर टू हेयर। अब हमने जो ऊपर लाइन पढ़ी थी पहले क्वेश्चन की, तो उसमें जो लाइन रेफर की गई है वो किस इंसिडेंट को रेफर करती है। सो अबाउट 2 years अगो द नरेटर एंड हिज कंपेनियंस वर पासिंग थ्रू द शुगर कैन फील्ड्स। लगभग 2 साल पहले नरेटर और उसके दोस्त जो हैं वो एक शुगर कैन फील्ड, एक गन्ने के खेत के पास से गुजर रहे थे, मैसूर के नज़दीक से। सडनली दे सॉ अ ब्लैक स्लॉथ बियर। तभी उन्होंने एक काले रंग के आलसी से भालू को देखा। वन ऑफ द नरेटर्स कंपेनियन शॉट इट ऑन द स्पॉट। अब नरेटर के सहभागियों से या साथियों में से किसी एक ने क्या है, उस भालू को उसी क्षण गोली से मार दिया। एज दे सो द फॉलन एनिमल दे वर सरप्राइज टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड। जैसे ही उस भालू को गिरते हुए उन्होंने देखा, तो उन्होंने ये बात नोटिस की कि जो ब्लैक भालू गिरा है अभी ज़मीन पर, उसकी बैक से, उसकी पीठ से क्या है, एक ब्लैक कलर का फर जो है वो अलग हो रहा है। और वो अलग होता वो भालू क्या था, बेबी बियर था। देन दे सॉ दैट इट वाज अ बेबी बियर। अब उन्हें ये बात पता चली कि जो पार्ट अलग हो रहा है ब्लैक फर, वो क्या एक बेबी बियर है। दैट हैड बिन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक, जो कि अपनी माँ की पीठ पर बैठकर सवारी कर रहा था, राइड कर रहा था। द नरेटर रेन अप टू इट एंड अटेम्प्टेड टू कैप्चर इट। अब नरेटर क्या है, इसके पीछे भागा और इसे पकड़ने लगा। ही फाइनली सक्सीडेड इन ग्रैबिंग इट एंड गिफ्टेड इट टू हिज वाइफ। अब नरेटर ने इसको किसी ना किसी तरह पकड़ लिया था और बाद में घर जाकर अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया। द इंसिडेंट इज रेफर्ड टू इन द अबव स्टेटमेंट। तो जो हमारे को पहले क्वेश्चन में स्टेटमेंट बोली गई थी, उसमें यही इंसिडेंट घटित हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट। अब यहाँ पर यूज हुआ है ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट। तो यहाँ पर ही किसके लिए यूज हुआ है, हु डज ही रेफर टू। तो ही यूज हुआ है यहाँ पर उस बियर के लिए जिसका नाम रखा गया था ब्रूनो, और बाद में उसका नाम बदलकर बाबा रख दिया गया था। वाई वॉज ही डिलाइटेड, और वो इतना खुश क्यों हुआ था। सो ब्रूनो वॉज डिलाइटेड टू सी द नरेटर्स वाइफ आफ्टर 3 months ऑफ सेपरेशन। यहाँ पर मेरे ख्याल से हर आना चाहिए था, क्योंकि वो अपनी नरेटर की वाइफ के सिर के ऊपर या सिर के पास खड़ा था, तो यहाँ पर हर आना चाहिए था शायद। बाकी बुक में चेक कर लीजिएगा एक बार क्वेश्चन को। सो सेकंड पार्ट का आंसर है, ब्रूनो वाज डिलाइटेड टू सी द नरेटर्स वाइफ आफ्टर 3 months ऑफ सेपरेशन। तो ब्रूनो क्यों खुश हुआ था, क्योंकि उसने क्या है, नरेटर की वाइफ को 3 महीने के एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद क्या है देखा था, सेपरेशन के बाद, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक और खुश हो गया था। थर्ड क्वेश्चन है, वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली।
तो हम सब उसे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे, बट इन अ सेंस वी वर रिलाइव्ड, लेकिन किसी ना किसी तरह से, एक तरह से हम किसी न किसी तरह से संतुष्ट ही थे। अब ये बात क्यों बोली गई है? सो हु डज वी ऑल स्टैंड फॉर? तो यहाँ पर वी ऑल यूज़ किया गया, वो किसके लिए किया गया है? वी ऑल स्टैंड फॉर द नरेटर, हिज वाइफ एंड हिज सन। तो वी ऑल यूज़ किया गया नरेटर के लिए, उसकी वाइफ के लिए और उसके बेटे के लिए। सेकंड है हु डिड दे मिस? तो वो सब किसे मिस कर रहे थे? दे मिस्ड ब्रूनो और बाबा। तो वो ब्रूनो, या जिसका दूसरा नाम बाबा भी रखा गया था, उसे मिस कर रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड दे नेवरदलेस फील रिलाइव्ड? वो फिर भी रिलाइव्ड क्यों फील कर रहे थे? सो दे फेल्ट रिलाइव्ड बिकॉज बाबा वॉज गेटिंग टू बी केप्ट एट होम। अब बाबा क्या है, घर पे रखे जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था, यानी कि उसे अब घर में रखना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा साइज में बड़ा होता जा रहा था। दैट इज़ वाई दे हैड सेंट हिम ऑफ टू अ जू। इसीलिए उन्होंने किसी न किसी तरह अपनी वाइफ को मनाकर और उसे जू में भेज दिया था। थर्ड मेन क्वेश्चन है जिसका आपको 30-40 वर्ड्स के आसपास आंसर देना है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन टू ओकेजन्स ब्रूनो एट और ड्रैंक समथिंग दैट शुड नॉट बी ईटन और ड्रंक। अब दो ओकेजन ऐसे आए थे, दो इंसिडेंट ऐसे हुए थे जिसमें क्या है, ब्रूनो ने कुछ खाया पी लिया था जो कि उसे नहीं खाना चाहिए था। व्हाट हैपन टू हिम ऑन दीज ओकेजन्स? तो इन ओकेजन्स पर क्या क्या हुआ? तो पहला ओकेजन क्या था, जब उसने वो पॉइजन पिया था, और सेकंड वो गैलन में से जो उसने इंजन ऑयल पी लिया था। सो ब्रूनो एट सम पॉइजन बैरियम कार्बोनेट मींट फॉर द रैट्स विच पैरालाइज्ड एंड वीकेंड हिम। एक इंसिडेंट हुआ था जब ब्रूनो ने क्या है, पॉइजन जो कि बैरियम कार्बोनेट था, जो कि चूहों को मारने के लिए रखा गया था, वो खा लिया था, जिसकी वजह से उसे पैरालिसिस हो गया था और वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो गया था। ही ऑल्सो वॉमिटेड एंड ब्रीथ हैविली, जिसकी वजह से उसने काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ भी की थी और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हुई, बट वॉज लेटर क्योर्ड, लेकिन बाद में वो सही भी हो गया था। इन अदर इंसिडेंट ही ड्रैंक नियरली अ गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल। अब दूसरा इंसिडेंट हुआ था, उसमें क्या है, उसने लगभग 1 गैलन के नज़दीक जो है इंजन ऑयल पी लिया था। फॉर्चुनेटली ही रिमेन्ड अनअफेक्टेड, लेकिन फिर भी क्या है, वो अनअफेक्टेड रहा, उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं रहा। सेकंड क्वेश्चन है वॉज ब्रूनो लविंग एंड प्लेफुल पेट? तो क्या ब्रूनो एक प्यार करने वाला और एक अच्छा खेलने कूदने वाला पेट था? वाई देन डिड ही हैव टू बी सेंट अवे? और अगर था तो उसे दूर क्यों भेजना पड़ा, यानी कि उसकी वाइफ से, नरेटर की वाइफ से और नरेटर के घर से दूर क्यों भेजना पड़ा? सो येस, ब्रूनो वॉज अ लविंग एंड प्लेफुल पेट। जी हाँ, ब्रूनो क्या है, एक लविंग और प्लेफुल पेट था। एवरीबडी इन द फैमिली वॉज अटैच टू इट, स्पेशली द नरेटर्स वाइफ। तो हर एक कोई जो उस फैमिली में था वो इससे काफ़ी ज़्यादा अटैच था, लेकिन और साथ ही साथ नरेटर की वाइफ सबसे ज़्यादा अटैच थी। इट हैड टू बी सेंट अवे टू अ जू बिकॉज इट वॉज गेटिंग टू बिग टू बी केप्ट एट होम। लेकिन इसे जू में क्यों भेजना पड़ा? क्योंकि ये क्या अब घर में रखने लायक नहीं रहा था, क्योंकि इसका साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता जा रहा था। धीरे धीरे 15 मंथ में ही इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, जिसकी वजह से क्या है, इसे घर में रखना मुश्किल हो रहा था। थर्ड है हाउ वॉज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू डू विद ब्रूनो फाइनली सॉल्व्ड? तो ब्रूनो के साथ क्या किया जाए, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई? सो ब्रूनो वॉज नॉट हैप्पी एट द जू। जब हमें पता लगा कि ब्रूनो को जू में 3 मंथ हो चुके थे, तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि ब्रूनो जू में खुश नहीं है। Seeing its condition and its happiness at seeing narrator's wife, Bruno was allowed to go back to Bangalore। और ब्रूनो की कंडीशन को देखते हुए और ये देखते हुए कि नरेटर की वाइफ जो है वो उसके पास आई, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था ब्रूनो। ये देखते हुए क्या है, ब्रूनो को अलाउंस मिल गई कि वो वापस बेंगलोर जा सकता है। देयर एन आइलैंड वॉज मेड फॉर द बियर कीपिंग ऑल इट्स नीड्स इन माइंड। और तब क्या है, वहाँ पर उसके लिए एक आइलैंड बनाया गया, एक सेफ प्लेस बनाया गया, जहाँ पर कि उस भालू को रखा जा सके और उसकी सारी ज़रूरतों को कुछ समय तक फिर पूरा किया जा सके। तो हमारी जो स्टोरी है उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। अब कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी, मैंने कमेंट्स पढ़े थे, तो उन्हें क्या प्रॉब्लम है कि सर आप लैंग्वेज थोड़ी हार्ड लिखवा रहे हो, सिंपल वर्ड्स यूज़ करो। तो बच्चे, मैं लगभग तो सिंपल लैंग्वेज ही यूज़ करता हूँ, लेकिन जहाँ पर कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें एज इट इज़ रखने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वो वर्ड्स वैसे ही नहीं रखेंगे हम, तो आपको न्यू वर्ड्स के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी, इसलिए वो वर्ड्स भी रखने ज़रूरी होते हैं। तो ये ध्यान रखकर पढ़िए कि आपको नए वर्ड्स पढ़ने से आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग ही होगी। तो साथ ही साथ मैं मीनिंग तो बता ही देता हूँ आपको, चैप्टर में भी और यहाँ पर भी, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये ध्यान रख कर ही पढ़िए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।